पुराने जमाने की बात है। खिलाफत अब्बासिया के दौर में बसरा नाम के एक नगर में जैद नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपने आप में ही मस्त रहने वाला नेक इंसान था। और जैद दूर दराज के मुल्कों में अपना व्यापार करता था, जहां पर जो चीज वो सस्ती देखता उसे खरीद लेता और दूसरे मुल्क में जाकर जहां पर उस वस्तु की अधिक मांग होती उसे ऊंची कीमत पर बेच देता था। एक बार जैद को खबर मिली कि दमिश्क में चंदन बहुत ही महंगा मिलता है और वहां पर उसकी बहुत ही मांग है। तो इस खबर के बाद वो सोचने लगा, इस बार मैं सिर्फ चंदन की लकड़ियां लेकर ही जाऊंगा तो मुझे काफी मुनाफा हो सकता है। और फिर सोच विचार करने के बाद जैद ने अपनी सारी जायदाद बेचकर चंदन की लकड़ियां खरीद लीं और फिर पानी के जहाज में सारी लकड़ियां लदवाकर वो दमिश्क की ओर रवाना हो गया। एक सप्ताह के बाद उसका पानी का जहाज दमिश्क की बंदरगाह पर जा लगा और जैद ने सोचा कि मैं पहले चलकर बाजार के हालचाल मालूम कर लेता हूं, उसके बाद ही जहाज से अपना माल उतरवाऊंगा। लेकिन जल्दी ही दमिश्क के व्यापारियों में यह खबर फैल गई कि एक व्यापारी लाखों रुपए का चंदन लेकर उनके देश में आया है। और उड़ते उड़ते ये खबर वहीं के एक मक्कार चंदन व्यापारी कासिम के कानों में पड़ गई, जिससे वो चिंतित हो उठा और सोचने लगा कि ये सौदागर यहां पर आकर व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी और हो सकता है कि मेरा धंधा ही चौपट हो जाए। इसलिए मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी चाहिए कि वो सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही मेरे जाल में फंस जाए। ये सोचकर दमिश्क का वो व्यापारी कासिम चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और सौदागर जैद से मिलने के लिए चल दिया। जहां जैद नगर के बाहर उन व्यापारियों के पड़ाव के साथ ठहरा हुआ था जो दमिश्क में व्यापार करने के लिए आए थे। और शहर से बाहर अनेक तंबू लगे हुए थे जिनमें बहुत सारे व्यापारी ठहरे हुए थे। उन्हीं में से एक तंबू सौदागर जैद का भी था। जैद अपने तंबू में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि आज शहर के बाहर के इलाके में मुझे कोई अच्छी खबर हाथ नहीं लगी, लेकिन कल मैं शहर के अंदर जाकर चंदन के भाव मालूम करूंगा तो हो सकता है वहां पर मुझे चंदन के अच्छे दाम मिल जाएं। और दूसरी तरफ कासिम ने उसी के तंबू के पास अपना तंबू भी गाड़ लिया था। और जब रात हुई तो उसने अपने डेरे में रोटियां पकाने के लिए चंदन की लकड़ियां जलाना शुरू कर दी, जिससे लकड़ियों के जलने से सौदागर जैद के नाक में चंदन की सुगंध पड़ी। और वो सोचने लगा कि अरे, ये चंदन की लकड़ियां कौन जला रहा है? मुझे मालूम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो चंदन के भाव बहुत ही ऊंचे हैं। फिर ये कौन है जो इस तरह से उन्हें जलाकर बर्बाद कर रहा है? वो तुरंत अपने तंबू से बाहर निकला और चंदन की सुगंध को सूंघता हुआ कासिम के तंबू के पास जा पहुंचा, जहां उसे यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि एक आदमी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। तो जैद उससे कहने लगा कि अरे भाई, तुम कौन हो और तुम चंदन की इतनी कीमती लकड़ी को इस तरह से जलाकर बर्बाद क्यों कर रहे हो? तब कासिम बोला कि आओ भाई बैठो, मेरा नाम कासिम है और मैं दमिश्क का ही रहने वाला हूं और यहां पर चंदन का व्यापार करता हूं। लेकिन भाई, तुम कौन हो और तुमने चंदन को कीमती क्यों कहा? जैद बोला कि मेरा नाम जैद है और मैं बसरा से यहां चंदन का व्यापार करने के लिए आया हूं। मैंने तो सुना है कि दमिश्क में चंदन बहुत ही महंगा बिकता है, लेकिन तुम तो चंदन को ईंधन की तरह जला रहे हो। और जब कासिम ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है तो वो हमदर्दी जताने का नाटक करते हुए बोला कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम यहां पर चंदन का व्यापार करने के लिए आए हो। तब तो तुम बुरी तरह से मारे गए, क्योंकि यहां तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। उसकी बात सुनकर जैद के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो घबरा कर बोला कि क्या कहा श्रीमान? मैं तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर चंदन खरीद कर यहां पर लाया हूं। अगर वो अच्छी कीमत पर ना बिका तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और कहीं का नहीं रहूंगा। तब कासिम बोला कि देखो भाई, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो कल सुबह शहर में जाकर किसी से पूछ लेना। और अब तो जैद की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। वो सोचने लगा कि अरे, अब मेरा क्या होगा? अगर मेरा चंदन ना बिका तो मैं अपने शहर भी वापस नहीं लौट सकूंगा। जैद को सोच में डूबा हुआ देखकर कासिम ने कहा कि दोस्त, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना अब मेरा फर्ज है। इसलिए तुम ऐसा करो,
कुछ देर के बाद मेरे साथ शहर में चलना। मैं तुम्हारा सारा चंदन खरीद लूंगा और तुम्हें उसके बदले में उतने ही वजन की जो भी चीज तुम चाहो वो ले लेना। मैं खुशी से वो चीज तुम्हें दे दूंगा। कासिम की बात सुनकर जैद को कुछ तसल्ली हुई और वो बोला कि ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव मंजूर है। और इसके बाद कासिम कहने लगा कि भाई, मुझे एक बात का डर है कि कहीं शहर में पहुंचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा ना करने दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में मेरा और तुम्हारा एक लिखित समझौता हो जाना चाहिए। जिस पर जैद बोला कि ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद दोनों के बीच में एक लिखित समझौता हो गया और दोनों ने उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए और गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए गए। और फिर उन्होंने समझौते की एक एक नकल अपने पास रख ली। बाद में कासिम कहने लगा कि चलो भाई, मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, उसी से नगर में चलते हैं। वहां पर मैं तुम्हें एक सराय में ठहरवा दूंगा और 1-2 दिन में तुमसे सारा चंदन लेकर उतने ही वजन की तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे दूंगा। जिस पर जैद ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इसके बाद कासिम ने अपना सारा सामान घोड़ा गाड़ी पर रखवाया और जैद को लेकर शहर की तरफ चल दिया। जहां शहर में पहुंचकर कासिम ने जैद को एक सराय में ठहरवा दिया और अगले दिन मिलने का वादा करके वहां से लौट गया। उस सराय का मालिक उमर एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नेक आदमी था। वो जैद के पास आया और कहने लगा कि आपका नाम क्या है श्रीमान? आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब जैद बोला कि मैं बसरा से यहाँ पर चंदन का व्यापार करने के लिए आया हूँ, लेकिन लगता है कि मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और सराय का मालिक उमर ये सुनकर हैरान हो गया और बोला कि क्या कहा आपने? चंदन के व्यापार में नुकसान उठाना पड़ेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तब जैद बोला कि हाँ भाई, मैं तो यही सोच कर आया था कि यहाँ पर चंदन बहुत ही महंगा बिकेगा, लेकिन मेरा विचार गलत साबित हुआ और मुझे अपनी सारी दौलत का चंदन कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। जैद की ये बात सुनकर सराय का मालिक मुस्कुराया और बोला कि लगता है हुजूर, आपको किसी ने बहका दिया है। चंदन तो यहाँ पर हीरे मोतियों से भी अधिक महंगा बिकता है। तब जैद ने कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो उमर बोला कि ये बात तो नगर का बच्चा बच्चा जानता है। लगता है आप किसी के धोखे में आ गए हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ठग है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो आवाज लगा दीजिएगा। ये कहकर सराय का मालिक वहां से लौट गया और बेचारा जैद मन महसूस कर रह गया और सोचने लगा कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के व्यापारी ने मुझे ठगने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था और मैं आसानी से उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया। परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई लोगों के सामने उसके साथ लिखित समझौता जो कर लिया है। दूसरे दिन जैद अपना मन बहलाने के लिए नगर की सैर करने के लिए निकला, जहां उसे एक जगह पर कुछ लोग शतरंज खेलते हुए नजर आए। तो उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर तक शतरंज खेलकर अपना मन बहला लिया जाए। वो व्यापारी कासिम भी शाम को ही आने वाला है। ये सोचकर जैद उन लोगों के पास जाकर कहने लगा कि भाइयों, क्या मैं आपके साथ शतरंज खेल सकता हूं? बहुत दिन हो गए मुझे शतरंज को हाथ लगाए हुए, और अगर हार जीत की बाजी में कोई शर्त भी हो तो वो भी मुझे मंजूर है। उन लोगों में से एक ने कहा कि भाई, हम तो एक ही शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले आदमी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो बैठ जाओ। और किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैद के साथ भी यही हुआ। उसने बिना सोचे समझे उन लोगों की शर्त को मान लिया और उनके साथ शतरंज खेलने को तैयार हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जैद शतरंज में हार गया और साथ ही साथ वो शर्त भी हार गया। जैद बोला कि ठीक है भाई, मैं हार गया, बोलो अब तुम्हारी क्या आज्ञा है। तब जीतने वाले आदमी ने कहा कि तुम्हें पास में ही मौजूद समंदर का सारा पानी पीना पड़ेगा। यह सुनकर जैद का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला कि क्या? और फिर वो गुस्से में आकर कहने लगा कि ये तुम क्या बक रहे हो? भला इस असंभव बात को कौन पूरा कर सकता है? तब जीतने वाला बोला कि तुम्हें शर्त के मुताबिक मेरे आदेश का पालन करना ही होगा, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। और खेल को देखने के लिए जमा हुए बाकी लोग भी जीतने वाले आदमी की हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इसके आदेश का पालन करना ही होगा। इस बात को लेकर उन लोगों और जैद के बीच में झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ के अंदर एक काना आदमी भी मौजूद था। वो सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है,
वो काना आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि भाइयों, ये धूर्त आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। और अच्छा तो यही होगा कि आप इसे सैनिकों के हवाले करके कोतवाल के पास ले जाओ। वहां मौजूद लोग कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इसे कैसे जानते हो? तब वो एक आंख वाला आदमी बोला कि भाइयों, ये एक धूर्त ठग है। इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी एक आंख चुरा ली, तभी तो मैं काना हो गया। और उस काने आदमी की बात सुनकर जैद बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि अब ये कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई, भला कोई आंख भी चुरा सकता है। तभी भीड़ में से एक और आदमी उठा और बोला कि ठहरो भाइयों, मेरा भी इंसाफ करो। और उस आदमी ने कहा कि इस दुष्ट ने कुछ दिन पहले मुझसे मेरा लोहे का पजामा ठग लिया है। कृपया करके इस आदमी की आंख के साथ साथ मेरा लोहे का पजामा भी इससे दिलवाने में मेरी सहायता करो। और उस आदमी का इतना कहना था कि भीड़ ने जैद को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बेचारा जैद चक्कर खाकर रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। भीड़ के हाथों बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी भगवान ने जैद की प्रार्थना सुन ली और सहायता के लिए सराय के मालिक उमर को वहां पर भेज दिया, जिसने जैद को छुड़ाया और भीड़ को शांत किया और जैद की जमानत लेकर उसे अपने साथ सराय ले आया। सराय पहुंचकर उमर ने जैद से कहा कि सुनो भाई, ये शहर ठगों से भरा पड़ा है और तुम उनके जाल में फंस चुके हो, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस शहर में जितने भी ठग हैं उन सबका एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है, और ये सारे ठग रात को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूतों को सुनाते हैं। तुम भेष बदलकर वहां पर चले जाओ और उनकी बातें ध्यान से सुनो। उसी रात को जैद ने अपना भेष बदला और ठगों के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां उसने छिपकर सुना कि अंधा उस्ताद उन सबको डांट रहा है। उस्ताद ने कासिम से कहा कि अगर उस सौदागर ने चंदन के बदले पिस्सू नाम का कीड़ा मांग लिया तो तुम क्या दोगे? और शतरंज वाले से कहा कि अगर उसने कहा कि पहले उन नदियों को बंद करो जो समंदर में गिरती हैं, तब मैं पानी पीऊंगा, तो तुम क्या करोगे? और काने आदमी से कहा कि अगर उसने कहा कि वो अपनी आंख देने को तैयार है, पर पहले तुम्हारी दूसरी आंख निकाल कर दोनों का मिलान किया जाए, तो तुम्हारी दूसरी आंख भी चली जाएगी। और लोहे के पजामे वाले से कहा कि अगर उसने कहा कि वो पजामा सिल देगा पर उसे लोहे का धागा चाहिए, तो तुम क्या करोगे? जैद अपनी जगह पर छिपा हुआ शांति से सब कुछ सुन रहा था और उसने सोचा कि अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। इसके बाद वो मौका देखकर वहां से निकल गया और सराय पहुंचकर उसने सारी बात उमर को सुनाई। अगले दिन ताजिर कासिम, जो कि असल में एक ठग था, वो जैद के पास आया और जैद ने उसे चंदन की लकड़ियां देने से साफ मना कर दिया। तो कासिम उसे कोतवाल की कचहरी में ले गया, जहां जैद ने समझौते के अनुसार चंदन की लकड़ियों के वजन के बराबर पिस्सू मांग लिए। यह सुनते ही कासिम के होश उड़ गए और वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि हुजूर, मैं इतने पिस्सू कहां से लाऊंगा, और अपना दावा वापस ले लिया। जिस पर कोतवाल ने उसे 1000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया और उसमें से आधा धन जैद को दिलवा दिया। इसके बाद दूसरे ठग की बारी थी, जिसने लोहे का पजामा चोरी होने का इल्जाम लगाया था। तो जैद बोला कि हुजूर, मैंने इसका पजामा नहीं चुराया, लेकिन अगर यह कहता है तो मैं इसे लोहे का पजामा सिल कर देने को तैयार हूं, पर मुझे लोहे का धागा दिलवाया जाए। यह सुनकर लोहे का पजामा मांगने वाला आदमी कांपने लगा और कोतवाल ने उसे धोखाधड़ी के लिए 50 कोड़े मारने और 6 महीने के लिए कारागार में डालने का हुक्म दिया। अब तीसरा यानी कि उस काने आदमी का नंबर आया। तो जैद बोला कि हुजूर, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप है, पर अगर इसका दावा सच्चा है तो मैं अपनी एक आंख इसे देने को तैयार हूं, लेकिन पहले ये अपनी दूसरी आंख निकाल कर मेरे सामने रखे, फिर मैं इसकी आंख के साथ अपनी निकाली गई आंख को मिलाऊंगा। अगर दोनों आंखें एक जैसी हुई तो मैं इसे अपनी आंख दे दूंगा, वरना इसे सजा दी जाए। जैद की बात सुनकर वो काना आदमी घबरा गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसे कोतवाल ने 50 कोड़े और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। सबसे आखिर में शतरंज की शर्त लगाने वाला वो ठग पेश हुआ, जिसने कहा कि जैद समंदर का पानी नहीं पी रहा। तो जैद बोला कि हुजूर, मैं इसके आदेश का पालन करने को तैयार हूं, लेकिन आप इससे कहिए कि ये पहले उन सारी नदियों का पानी रुकवा दे जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं, क्योंकि अगर वो पानी गिरता रहा तो मैं समुद्र को खाली कैसे कर पाऊंगा। कोतवाल ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने उस ठग से कहा कि तुम पहले जाकर नदियों का पानी रोको। और जब वो ठग पसीने से तरबतर होकर पैरों में गिर गया
तो कोतवाल ने उसे 100 कोड़े और 6 महीने की सजा दी। कोतवाल ने जैद को बेकसूर घोषित किया और जैद ने उसका शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद जैद सराय के मालिक उमर के साथ खुशी खुशी वापस लौटा और उसे धन्यवाद दिया कि ये सब उसकी मेहरबानी से हुआ है। फिर कुछ दिन वहां पर बिताने के बाद जैद ने अपनी सारी चंदन की लकड़ियां अच्छे दामों पर बेच दी और खूब सारा मुनाफा कमाकर खुशी खुशी जहाज पर सवार होकर अपने शहर बसरा की ओर रवाना हो गया।